नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एक नई सीरीज आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं साइंस सेक्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होंगे उन सभी छात्रों को जो रेलवे और एसएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। खासकर इन दोनों में भी अगर हम लोग बात कर ले तो रेलवे में, और एक स्टेट का आपका जो पेपर है झारखंड में सचिवालय के, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन कम से कम न्यूमेरिकल को देखने मिले। तो ये लोग खास करके आप लोग के लिए ये सीरीज बनाया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस सीरीज को जरूर अच्छे से फॉलो कीजिएगा। 2 मिनट आप मुझे टाइम दें, हम आपसे कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता है कि फिर क्लासेस कंटिन्यू चलती है हमारी। सबसे पहले हम इसे कैसे ख़त्म करने वाले हैं इस सीरीज को। टॉपिक वाइज मैं लिया हूँ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जनरली अगर हम लोग बात कर ले आपके एग्जामिनेशन में जो अभी तक क्वेश्चन बने हैं, पहला आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्किट बेस्ड। सर्किट में जो हम लोग सीरीज ऑफ पैडल, देखिए अब ऐसा नहीं है कि पूरा बहुत ही ज़्यादा हमें हाई लेवल के सर्किट, अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर की जो सर्किट आती उतना हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें आईआईटी की या इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम एक नॉर्मल ग्रेजुएट लेवल की या फिर 10th लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए बड़े ही सिंपल लॉजिक के साथ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो स्टैंडर्ड जो बढ़ा है इस बार से रेलवे की, आपने देखा होगा एएलपी और ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है 2019 में, बहुत अच्छे लेवल तक मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब और ये जो सारे क्वेश्चन जो ये खास करके ये देखिए, एक मैंने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। और इस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा, कंसेप्ट दूंगा, सीरीज और पैरेलल की भी जो चीज़ें समानांतर की जो कंसेप्ट है उसको मैं यहाँ रखूँगा। आप जा करके प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा सकते हैं। सेम A to Z मैं वही सेम क्वेश्चन ही यहाँ पे ले लिया हूँ, साथ में आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, तो आप उसको कमेंट में हमें आंसर भी बताएंगे करके। और दूसरी बात, हम जो है पहली जो टॉपिक कवर करेंगे जो इसके अंदर होगी इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में, तो सर्किट, जितने भी तरह के सर्किट आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए सारे के सारे लॉजिक जो कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद यूनिट पे बिजली की खपत के ऊपर एक क्वेश्चन। मतलब देखिए ये जो तीनों सेक्शन में जो आपको बता रहा हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और ये खासकर न्यूमेरिकल के लिए टॉपिक ही बहुत अच्छा टॉपिक होता है। सेटर अगर जो है वहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना चाहे तो यहाँ से अच्छे आराम से फंसा सकते हैं वो लोग। तो बिजली की खपत बिना किसी फार्मूला, आपको रटाया गया होगा VIT/1000, है ना, कुछ नहीं, सब रटना है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम घर में बिजली की खपत करते हैं। कंसेप्ट एक बार समझ करके सारी चीज़ें निकालेंगे, कोई फार्मूला नहीं होगा। आप ये जो अभी आप याद कर रहे होंगे ना VIT/1000, आप खुद लिखोगे VIT बिना किसी चीज़ को रटे हुए। वहाँ पे चीज़ें समझेंगे कि इतना हम खपत कर रहे हैं 1 घंटे में, 24 घंटे में, जितनी भी चीज़ें जहाँ से भी जैसे भी चीज़ें 1000 से हम क्यों डिवाइड करें, सारी चीज़ें पता चलेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक सेक्शन फार्मूला बेस, जितने भी फार्मूला होंगे यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कौन कौन से फार्मूला होंगे। एक तो V=IR, P=VI। अब इसके भी कई सारे फॉर्म आपको दिखाएंगे P=VI के ऊपर, जैसे कि P=I²R। उसके बाद आपका हो जाएगा P=V²/R। उस्मा से ऊपर क्वेश्चन यहाँ निकलते हैं I²RT। उसके बाद आपके बन जाएंगे एक R=ρL/A। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन बताएंगे कि खींचा जाता है या खींचा गया, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो पूरा का कंप्लीट पैकेज इस तरह से हम लोग एक एक टॉपिक खत्म करेंगे। आज की वीडियो में छोटा रखूँगा, जेन्युइन मैं पहले बता दूं, पहली वीडियो छोटा रखूँगा, आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट मैं भी जगा दूं। इलेक्ट्रिसिटी, उसी प्रकार वर्क एनर्जी, हीट, उष्मा, सारी टॉपिक को हम लोग इस तरह से खत्म करने वाले हैं। और दूसरी बात, जितने लोग अभी तक हमारी चैंपियन जी के सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलिए, एक क्लास आप केवल देखिए, पूरा का पूरा कस वहाँ पे मैंने रखा है आपको। बहुत मतलब कि 10 क्लास में आपकी पूरी एंशिएंट मैंने खत्म करने की कोशिश की है, तो आप सभी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए आज की क्लासेस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आज बेसिक सर्किट के ऊपर में। इसको टॉपिक को हम लोग खत्म करने की आज कोशिश करेंगे। बेसिक सर्किट में भी हमें पढ़ना क्या होता है, सीरीज हो गया आपका श्रेणी, और पैरेलल क्या हो गया आपका समानांतर। ठीक है, हिंदी वाले आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा भी है। तो आज हम लोग इसको खत्म करेंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ आएंगे। तो पहले हम लोग बात कर ले सीरीज के ऊपर में। सीरीज में हम लोग कैसे चीज़ें क्या क्या करने वाले हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद हम लोग समानांतर में भी आएंगे वाले। तो सबसे पहले हमें सीरीज का जो है सर्किट को समझना पड़ेगा कि ये कौन सी सर्किट है, हम कैसे समझेंगे कि ये सीरीज वाली ही सर्किट है। तो देखिए सीरीज से आपको समझ में आ रहा है श्रेणीबद्ध, श्रेणी क्रम में चीज़ें जुड़ी होगी। इस तरह से आपको बॉक्स इसमें बना दूँ तो ये आपको क्या बोला जाएगा, ये आपका जो है जो कॉम्बिनेशन, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम रजिस्टेंस को क्या किए, सीरीज में
क्या किए हैं, इसको कंबाइन किए हुए। तो आप जैसा देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये सर्किट का कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इसका डेफिनेशन भी आपने कई पढ़ा होगा कि पहले रेजिस्टेंस का अंतिम बिंदु से दूसरी रेजिस्टेंस, तो इतना नहीं, आपको बस देखिए सिंपल सा लॉजिक समझिए। सीरीज का मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सा सीरीज में हम लोग इसे क्या करें, रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कंबाइन कर दिया, तो ये सीरीज हो गया। और समानांतर मतलब क्या हो गया, एकदम समानांतर, जैसे कि हम लोग लाइन लगते हैं स्कूल में, कोई भी रो में लाइन लगते हैं तो किस तरह से लगते हैं, तो पैरेलल समानांतर हम लोग लगते हैं। उसी प्रकार रेजिस्टेंस को भी देखिए यहाँ पे समानांतर लगाएगा, इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल यानी कि समानांतर कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है, समानांतर क्रम कहते हैं। अब हम इसे आर इक्विवेलेंट इसका हमें निकालना पड़ता है, यानी कि आर समतुल्य इसका हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, सीरीज में हमें करना क्या होता है, ये R1 और R2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, सिंपल। देखिए अंतिम तक वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा आपका चीज़ आपका क्लियर होगा और आपके सवाल एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं, वो आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा इतना इस तरह लेवल की चीज़ें नहीं पढ़ लेनी है या बहुत ज़्यादा तीर धनुष नहीं मारनी है, ठीक है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, तो मैं वही आपको फोकस कर रहा हूँ। तो सीरीज में जो हमारा फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट का, फॉर्मूला कर लिया तो बस सिंपल है कि आपको दोनों रेजिस्टेंस को क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। नेक्स्ट समानांतर की अगर हम लोग बात कर ले, समानांतर में हम क्या करते हैं, समानांतर में यही हमें जब आर इक्विवेलेंट निकालनी होती है तो हम उसकी रेसिप्रोकल करते थे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो है छूट गया था, मैं 1/r इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। इसके आप जब आप नोट जब बनाओगे तो यहाँ पे जो है आपको 1/r कर लेना, 1/r इक्विवेलेंट कर देना, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट इस तरह से आपको होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस समानांतर की जो चीज़ें मैं निकाली है, 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। यहाँ पे मैं वही लिखने की कोशिश किया हूँ जो यहाँ पे लिखा हूँ, जो मेरा यहाँ पे छूट गया, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो फाइनली आपको याद क्या रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आपको आर इक्विवेलेंट आर समानांतर समतुल्य निकालनी हो तो आपको क्या करना है, दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और दोनों रेजिस्टेंस का सम जो है आपके नीचे में है, यानी उससे डिवाइड कर देना आपको, ठीक है। तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन ग्रुप डी में पूछा गया इसी फॉर्मूला पे। एक तो न्यूमेरिकल भी पूछा गया और इसके डेरिवेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको सर्किट इस तरह से दे दिए गए तो पूछा गया तो कौन से ऑप्शन सही है। आपको देखिए एग्जामिनेशन में इस तरह से भी आपको ऑप्शन थे R1 प्लस R2 और R1 इंटू R2। तो लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि ऊपर में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए दोनों रेजिस्टेंस की, R1 R2 की। तो जहाँ समानांतर देखे तो आपको करना क्या है, दोनों रेजिस्टेंस को क्या करना, प्रोडक्ट में डाल देना R1 इंटू R2 और उसके जो डिवाइड करना है हम क्या कैसे डिवाइड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है इतना, समानांतर और सीरीज इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा करना कैसे है। सीरीज में करना क्या होता है, सीरीज में कुछ नहीं करना है, दोनों सीरीज को जो रेजिस्टेंस उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और समानांतर में क्या करेंगे, दोनों रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे दोनों के सम से, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस के सम से, बस इतना आपको करना है। अब यहाँ से बातें स्टार्ट होती है न्यूमेरिकल की, जो भी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट समझने हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये दो लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये समझना होगा। यहाँ बोला गया है कि समानांतर क्रम में, यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है उसमें क्या बोला गया, जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है, यानी कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है, लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है, ये बोलना क्या चाह रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए इस फिगर 1 में हम बात अगर कर लें तो यहाँ पे आपकी जो आप जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, आप ये कॉम्बिनेशन कौन सा, सबसे पहले तो ये आप क्लियर करिए। तो ये आपका क्या है, सीरीज है या फिर पैरेलल यानी समानांतर क्या है, तो ये आपको देखने से पता चल रहा है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन अभी तो हमने क्या पढ़ा था, पहले पॉइंट जो हमने पढ़े हैं वो समानांतर के बारे में। तो ये आपका कॉम्बिनेशन है सीरीज, तो इसके लिए तो पहला लॉ लागू नहीं होता, लेकिन श्रेणी के लिए आप दूसरा पॉइंट जब पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, यानी कि धारा बोले तो करंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, तो ये सेकंड पॉइंट हम सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसका कहने का अर्थ क्या है, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, यानी कि जब भी सीरीज की हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे करंट क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। मतलब समझिएगा यहाँ पे चीज़ें क्या है पूरे के पूरे अच्छे से। ये जो आप R1 देख रहे हो, ये जो R2 देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, यहाँ कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपका क्या है कि एक कोई आपका इंस्ट्रूमेंट, कोई उपकरण यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ भी आपका फ़ैन यहाँ पे लगा हुआ है, या फिर कोई बल्ब लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे आपसे कोई मोटर जुड़ा हुआ होगा,
उसकी जो आपके जो रजिस्टेंस होती है उसकी भी अपनी एक रजिस्टेंस होती है, वो R1 है। और यहाँ पे कोई उपकरण है, कोई बल्ब है, उसकी आपकी रजिस्टेंस R2 है। तो यही कहा गया है कि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जब ये क्या किस में जुड़ी हुई है, आप क्या किस में जुड़ी हुई आपको देखने को मिल रहा है, ये सीरीज में जुड़ी हुई। तो सीरीज में हमने क्या पढ़ा, धारा समान होता है, मतलब इससे जो करंट फ्लो होगी और इससे जो करंट फ्लो होगी वो दोनों करंट का मान क्या होगा, आपका समान होगा, यानी I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I2। लेकिन यहाँ क्या बोला गया, लेकिन वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या है, V1 है, तो यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या है, V2 है। जैसे कि यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट आपका फैन है और यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट बल्ब है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू फैन और करंट फ्लोइंग थ्रू बल्ब, यानी कि धारा जो फैन से प्रभावित हो रही है और जो बल्ब से धारा प्रभावित हो रही है वो क्या दोनों समान है, यानी कि 5 एम्पियर जब फैन से प्रभावित हो रही है तो उतना ही 5 एम्पियर बल्ब से भी प्रभावित होगी। लेकिन जो वोल्टेज है यहाँ की कुछ डिफरेंट होगी इससे, यहाँ की अगर मान लेते हैं 12 वोल्ट है तो यहाँ पे 20 वोल्ट होगी। तो ये डिपेंड करेगी कैसे, जिसकी रजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा आपका, वो तो खैर अलग बात है, वो सब चढ़ने दी जब हम डिटेल जब टॉपिक पढ़ते हैं। तो सिंपल सा ये चीज़ समझ में आ गया। सीरीज में हमें जो बताना था मेन, कि धारा क्या होता है, समान होता है। इसमें भी आई फ्लो कर रही है, आप जैसे फिगर में देखिए यहाँ से आपका आई फ्लो हुआ है इस सर्किट में, यानी कि आई करंट फ्लो हुई है। तो यहाँ से भी क्या फ्लो हुई है, आई फ्लो हुई, यहाँ से भी क्या फ्लो हुई, आई फ्लो हुई। और आप जैसे यहाँ देख रहे हो बाहर निकलते हुए भी, तो ये भी क्या फ्लो हो रही है, बाहर भी आपको आई फ्लो हो रही है। यानी कि दोनों आप जो रेजिस्टेंस है वहाँ से कौन सी धारा प्रभावित होगी, जो करंट आप सप्लाई करोगे आई करंट सप्लाई करोगे। लेकिन वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज V1 है तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, V2 होगा। इतना समझाने का मतलब बस इतना ही है कि आप जब न्यूमेरिकल बनाओगे, अभी मैं दिखाऊंगा जो आपके पूछे हुए सवाल है। देखिए NTPC जो 2015 में हुआ था उस समय भी पूछा गया था, और इस बार ग्रुप डी में जो पेपर हुआ उसमें कम से कम 10 से 12 बार आपको यहाँ पे रिपीट किया, बस डाटा चेंज करके 10-12 शिफ्ट में पूछे गए यही क्वेश्चन। अब पहला जो नोट्स में यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि समानांतर की बात है, तो वोल्टेज का मान यहाँ पे समान होता है समानांतर में, लेकिन धारा का मान क्या होता है, अलग, धारा का मान अलग होता है। यानी कि वोल्टेज तो समान होगी रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन करंट का मान क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पे हम समानांतर की अब बात करते हैं। यहाँ हम देख ले रहे हैं फैन जुड़ा हुआ है, नीचे क्या हुआ, बल्ब है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, समानांतर के क्रम में देख रहे हो। समानांतर में हमने क्या पढ़ा है कि करंट का मान क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। धारा का मान अलग अलग होता है, करंट की वैल्यू अलग होती है, वोल्टेज का मान अलग सेम होती है। तो यहाँ से जो करंट आप देखोगे, फिगर भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। जब हम इसे मान लेते हैं, पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं, हमने यहाँ से करंट आई फ्लो कराया, तो आप देखोगे ये समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ। तो इधर से आपका कौन सा करंट फ्लो हो गया, I1, और इधर से कौन सा करंट फ्लो हो गया, I2। यानी I1 और I2 दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा है, I2। अब ये दोनों यहाँ पर आके फिर कंबाइन होगा, और यहाँ से कौन सा करंट निकलेगा, आपका I निकलेगा। ठीक है, जो सप्लाई आपने करंट किया है वही सप्लाई करंट यहाँ से बाहर आएगी। लेकिन यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, बल्ब हो सकती है, फैन हो सकती है, यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो करेगी, I1 करंट, यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो करेगी, I2 करंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो 2 पॉइंट आपको एकदम इंपॉर्टेंट रट जाना है कि समानांतर में क्या होता है, आपका वोल्टेज क्या होता है, समान कांस्टेंट होता है, लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है। ये यूज़ होगा आपके न्यूमेरिकल में। और सीरीज में क्या होता है, धारा का मान समान होता है, लेकिन वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन अब आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी में डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ लिया गया था कि समानांतर में वोल्टेज समान होता है, करंट समान होता है। तो आपको पता है कि वोल्टेज समान होता है, करंट अलग अलग होती है। और सीरीज में क्या होगा, आपका करंट समान होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल से मैंने स्टार्ट किया है, ताकि जो आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट है वहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके पूछे ही गए हैं एग्जामिनेशन में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है आर प्रतिरोध जो समतुल्य उसकी वैल्यू निकालनी है आपकी, और धारा का मान आपको निकालना है। तो सीरीज का आप जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे, आप ये सीरीज को देख कर आपको समझ में आ गया ये कौन सा, ये कॉम्बिनेशन देख कर आपको समझ में आ गया कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है या फिर पैरेलल है। तो आप समझ में है, समानांतर में या फिर श्रेणी में है, तो ये श्रेणी में है। यहाँ पे एक उपकरण लगा हुआ है, यहाँ पे एक उपकरण लगा हुआ है जिसकी रजिस्टेंस प्रतिरोध कितनी है, 2 ओम है, इसकी कितनी है प्रतिरोध, 3 ओम है। तो अब हम इसको निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। हमें पता है कि सीरीज में है, तो आपसे पूछा गया आर इक्विवेलेंट ऑफ करंट कितना यहाँ पे फ्लो करेगा यहाँ से इस सर्किट में। अब आपको पता है सीरीज में है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगी यहाँ पे भी उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना यहाँ पे फ्लो करेगा। यानी कि यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा, तो यहाँ पे भी आई करंट फ्लो कर रहा। इसलिए याद रखिए, कभी भी एग्जामिनेशन में आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन देख करके, याद रखिए मैंने बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम देख करके ये नहीं पूछेगा कि 2 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या है, 3 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि दिए हुए चित्र में या फिर दिए हुए फिगर में या दिए गए गिवन सर्किट में करंट की
वैल्यू निकालिए या फिर करंट की या फिर धारा की मान निकालिए, टोटल करंट की। लेकिन बाय चांस आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धारा का मतलब 2 ओम से प्रभावित धारा का मान निकालिए या 3 ओम से प्रभावित धारा का मान निकालिए। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिल्कुल सिंपल सर्किट है और सिंपल एकदम इजी फार्मूला से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो बस ये चीज़ मैं बता दिया हूँ, क्योंकि देखिए ग्रुप डी में आपको ये दोनों तरह से आपको ये सवाल पूछे। एक तो आपको डायरेक्ट करंट का मान यहाँ पूछ लिया गया है, और एक तरीका से इस तरह से भी पूछ लिया कि 2 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा। तो कई लोग कन्फ्यूज़न में आके, जो अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, ये वाला कंसेप्ट देखिए, ये कंसेप्ट यूज़ कर देते हैं। बस वहाँ पे सेटर का बस यही काम होता है, आपको फंसाना। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे। आपने देखा कि ये क्या है आपका सीरीज में, और सीरीज में हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दोनों सीरीज को क्या करते हैं, दोनों रजिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बस 2 और 3 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि आर इक्विवेलेंट समतुल्य कितना हो जाएगा 5 ओम। बस मैंने क्या देखा सीरीज में है तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, 2 ओम और 3 ओम को जोड़ने पे क्या आंसर हो जाएगा 5 ओम। अब हमसे पूछ लिया गया है क्या कि करंट की वैल्यू निकालना आपको, ठीक है, करंट की वैल्यू निकालनी है आपको। तो एक फार्मूला तो आपने पढ़ा ही है, V=IR, और हम लोग तो अभी आगे देखेंगे भी। तो बस हमें पता है करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, I=V/R, आर इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है आर इक्विवेलेंट, इस चीज़ को समझिएगा। मैंने ये लिखा है आर इक्विवेलेंट, ये चीज़ जो मैंने निकाली है। अब आपसे पूछा गया था, देखिए यही चीज़ अभी मैंने आपको इतना टाइम क्यों दिया था, देखिए यहाँ पे कैसे लड़के फंसते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया करंट की I=V/R, आपसे पूछा गया करंट की वैल्यू निकालने आपको इस सर्किट में। आपने ये देखा ये सर्किट क्या सीरीज में है, तो बस इस फॉर्मूला को लगा दिया I=V/R। भी कितनी दी हुई है 12 वोल्ट, भी कितनी दी हुई है 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट आपको दिए भी, मैंने यहाँ लिख दिया है 12 वोल्ट। और उसके बाद हमने देखा आर इक्विवेलेंट निकाला हमने कितना, तो 5 ओम। तो ये 5 हमने यहाँ बैठा दिया और आपका आंसर आ गया 2.4 एम्पियर, यानी कि 2.4 एम्पियर आपका आंसर आ गया। लेकिन अब देखिए एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया था ग्रुप डी में ही कि 2 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा। तो कई लोग क्या किए हैं, सबसे पहले आप देखिए आर इक्विवेलेंट पूछा नहीं गया था, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया कि 2 ओम से प्रभावित यानी कि करंट फ्लो थ्रू 2 ओम कितना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के आपने देखा कि ये हमने निकाला है। हमने निकाला क्या, करंट, यानी कि क्योंकि सीरीज में क्या है, यहाँ से जो आई फ्लो किया है यहाँ से भी वही आई फ्लो करेगा, इसलिए हमने ये निकाला। और यही 2.4 एम्पियर यहाँ से भी उतना ही फ्लो करेगा, यहाँ से भी उतना ही फ्लो करेगा। लेकिन इस चीज़ को समझिएगा, अब गलती क्या करते हैं कि 2 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा, तो I=V/R कर देते हैं हम लोग, ठीक है। हमने क्या करते हैं V/R, V की वैल्यू हमने 12 वोल्ट बैठा दिया, और R की हम लोग क्या करते हैं यही 2 ओम बैठा देते हैं, और इससे हम निकाल देते हैं 6 एम्पियर। और ये आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में करंट यहाँ से भी उतना ही फ्लो करेगा जितना, मतलब यहाँ पे भी वही फ्लो करेगा और यहाँ पे भी वही फ्लो करेगा, आई ही फ्लो करेगा। वो क्या होगा 2.4 एम्पियर होगा। और अब इसके थ्रू कितना होगा, तो ये भी 2.4 होगा। लेकिन हमने क्या किया 12/3 बैठा दिया, यानी कि V/R बैठा दिया, और 3 यानी 4, यहाँ से 6 एम्पियर भेजा दिया और यहाँ से 4 एम्पियर भेजा दिए। ये गलत हो जाएगा आपको, तो इसलिए याद रखिएगा, इसलिए मैंने इतना यहाँ टाइम दिया है। ये बेसिक सवाल है, बेसिक सर्किट है आपके। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। अब आपका ये कॉम्बिनेशन देख करके आप समझ में गए हैं, तो ये क्या, कौन से कॉम्बिनेशन आपकी समानांतर यानी कि पैरेलल में है। और आपसे पूछा गया है कि एक तो आर इक्विवेलेंट पूछा गया है, दूसरा आपसे पूछा गया 2 ओम से प्रभावित धारा का मान और 3 ओम से प्रभावित धारा का मान। क्योंकि जब भी समानांतर में रहेगा जो सर्किट, ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो हमने बात किया था कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन रेजिस्टेंस का, और फिर दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो बस 2 ओम और 3 ओम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ओम आएगा, नीचे क्या आएगा दोनों का एडिशन यानी कि 5, और इसको हम डिवाइड करके निकालेंगे तो 1.2 ओम, या सॉरी यहाँ पे मैंने एम्पियर लिख दिया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, 1.2 ओम होगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला अभी हमने आपको बता दिया, पहले अभी डिस्कशन किए, कुछ ने दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को ऐड कर देना है, बस वही काम यहाँ पे हुआ है। और यहाँ से आ गया आपका 1.2 ओम, ठीक है, 1.2 ओम। नेक्स्ट अब आपको पूछा गया 2 ओम से प्रभावित धारा और 3 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ से हमने तो फिगर बना लिया, ये आपका क्या हो गया करंट आई फ्लो किया हमने यहाँ से। लेकिन यहाँ पे आपने देखा पहले तो यहाँ से कौन सी करंट फ्लो होगी I1, और यहाँ से क्या फ्लो करेगी आपकी I2, और फिर यहाँ से आके दोनों मिलकर फिर यहाँ पे कौन सी करंट आपकी निकलेगी I, ठीक है, यहाँ से कौन सी करंट निकलेगी I। तो हमें सबसे पहले तो I की वैल्यू निकालने हमसे पूछा गया है 2 ओम से, यानी कि यहाँ से I1 क्या फ्लो हो रही है और यहाँ से I2 क्या फ्लो हो रही है, ये हमें निकालनी है। तो हम कोशिश करते हैं इसे निकालने की, कैसे निकालेंगे। तो पहला जो हमने लिया 2 ओम से प्रभावित धारा का मान, ठीक है, 2 ओम से प्रभावित धारा का मान, तो I इक्वल्स टू क्या होता है V/R,
ठीक है। I इक्वल्स टू क्या होता है V/R। तो हम क्या किए हैं यहाँ पे देखिए 20 भी आपका दिया हुआ कितना 20 वोल्ट, और R क्या हमने लिया, देखिए यहाँ R हमने क्या लिया, R इक्विवेलेंट नहीं लिया मैंने, R वही लिया है जहाँ से हमें जो बोला गया। कब, जब ये कम्बिनेशन क्या होगा, समानांतर पैरेलल कम्बिनेशन, समानांतर कम्बिनेशन होगा, तब यहाँ पे हमने R की वैल्यू वही ली है जो हम जहाँ से हमें जो चीज़ पूछी गई है। तो 2 ओम से प्रभावित धारा I इक्वल्स टू V/R, ये R क्या होगा R1 हो जाएगा, यानी कि R1 क्या आपका दिया हुआ है R1, ये है 2 ओम, ये क्या हो गया R1, ये क्या हो गया R2। तो हमसे पूछा गया कि 2 ओम से प्रभावित धारा का मान, यानी कि I इक्वल्स टू V/R1 लेंगे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20/2, यानी कि V कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, और R क्या लिए हम लोग 2 ओम से प्रभावित धारा, तो 2 और 10 एम्पियर। ये कब करेंगे, जब आपका कॉम्बिनेशन क्या चीज़ में होगा, समानांतर में होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया 3 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा। 3 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा, I इक्वल्स टू V/R, ये R क्या होगा R2 होगा, R2 क्या आपका 3 ओम, तो V क्या हो गया आपका, V हो गया 20 और R2 क्या हो गया आपका 3, तो 6.6 एम्पियर फ्लो करेगी आपकी करंट यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, समानांतर श्रेणी में आपको कैसे चीज़ें निकालनी है, यहाँ पे क्लियर है ये चीज़, ठीक है। 2 सवाल आपके यहाँ पे क्लियर है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए थे, और एक सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैंने तो कंसेप्ट दे दिया, आप लगभग आप लोग सभी बना लेंगे। इस तरह से लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ आपका NTPC में भी उठा लीजिए, सेम एज इट इज़ मैंने ये क्वेश्चन लाया, और आपके ग्रुप डी में भी पूछे गए 10-12 बार यहाँ शिफ्ट में पूछे हुए। बोला गया कि 2 प्रतिरोधक 20 ओम 30 ओम को समानांतर, देखिए समानांतर में जोड़ा जाता है, समानांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को क्या किया गया, 8 ओम प्रतिरोध, 8 ओम का एक रेजिस्टेंस फिर से जोड़ा गया है, और 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जो कॉम्बिनेशन श्रृंखला में जोड़ा जाता है, किसमें, ये 8 ओम को किसमें जोड़ा गया था, ये श्रृंखला में यानी कि सीरीज में जोड़ी गई है। याद रखिएगा बोला गया 20 ओम ये, क्योंकि इसको आपको सर्किट बनाना है, आपको खुद ही एग्जामिनेशन में, यहाँ आपको सर्किट गिवन नहीं है, और जब तक सर्किट नहीं बनाओगे तब तक ये सवाल नहीं बनेंगे। 20 ओम और 30 ओम को समानांतर में जोड़ा जाता है, और इस संयोजन को 8 ओम प्रतिरोधक और 20 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। तो 20 ओम यानी कि 20 ओम इससे प्रभावित वाले प्रतिरोधक में धारा क्या होगी। अब देखिए 20 ओम यहाँ पे लिख दिया है, करंट नहीं लिखा, धारा का मान क्या होगा प्रभावित सर्किट से, ये नहीं पूछा गया, पूछा गया 20 ओम। अब 20 ओम और 30 ओम क्या चीज़ समानांतर में, मैंने कहा था कि जब भी समानांतर में होगा तो आपसे डायरेक्ट इस तरह से पूछेगा, 20 ओम जो भी रेजिस्टेंस होगा गिवन होगा उससे पूछेगा। तो हम सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं, इसके सर्किट बनाने की कोशिश। 2 प्रतिरोध है 20 ओम, इस तरह से हम 2 सर्किट बना लिए हैं, एक हो गया 20 ओम, ये हो गया आपका, और ये हो गया 30 ओम। इसको हमने क्या किया है, समानांतर में जोड़ दिया, ठीक है, ये हमारे क्या हो गया समानांतर में आ गए, ठीक। उसके बाद हमें क्या कहा गया है, फिर से मैं साफ फिगर बना लूँ, 20 ओम, ये 20 ओम, ये हो गया 30 ओम। उसके बाद बोला गया है कि इस संयोजन को 8 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। तो 8 ओम को क्या करने हैं, हम सीरीज में इसको जोड़ दिए, 8 ओम को सीरीज में जोड़ दिए हैं, और एक सर्किट हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, और ये हमारा सर्किट बन गया। ये कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है, ठीक है। तो बस यही फिगर हमने यहाँ बना दिया है। 20 ओम और 30 ओम को हमने बोला गया समानांतर में जोड़ने, और 8 ओम को हमें सीरीज में जोड़ने कहा गया, तो हमने ये काम कर दिया, और 12 वोल्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सप्लाई कर दिए। अब कुछ नहीं करना, हमें निकालना है कि 20 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा। तो यानी हमें I1 निकालनी है, हमें I1 निकालनी है, यही हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। तो हम क्या किए, यहाँ से I सप्लाई किए, करंट सप्लाई किए, हमें पता है कि समानांतर में तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर I1 हो जाएगा, इधर I2 होगा। फिर से आप यहाँ देखें कि सीरीज में, तो यहाँ से I क्या फ्लो करेगी, आई ही फ्लो करेगी, यहाँ पे क्या करंट फ्लो करेगी, वो आई ही फ्लो करेगी। जो ये फ्लो हो रही थी, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही थी वही इस रेजिस्टेंस यानी जो उपकरण बल्ब पंखा कुछ भी होगा वहाँ से वही करंट फ्लो करेगी, लेकिन यहाँ पे I1 हो जाएगी, यहाँ पे I2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो बहुत लंबा मैंने स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ें समझाने की कोशिश की इसलिए, लेकिन आप इस एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी करेंगे इसको, बस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस सर्किट को सॉल्व करके सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, R इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध निकालना हमारा सबसे पहला टारगेट होगा, ठीक है। तो हमने इसको पहले समानांतर में, तो इसको हमें पता है कैसे इसका R इक्विवेलेंट निकलता है, पहले मल्टीप्लाई ऊपर दोनों रजिस्टेंस को और नीचे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 20 गुना, तो मैंने वही किया है, 20 गुना 30 को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दिया, 20-30 क्या हो जाएगा आपका 50। तो यहाँ से आपका निकल गया 12 ओम। यानी कि ये जब मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो ये आपका रेजिस्टेंस अब कैसे बन गया, ये इस तरह से रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है।
सॉरी ये सर्किट बन गया। ये आपका कितना आ गया 12 ओम, ये कितना आपका 8 ओम, ये कितना आ गया 12 वोल्ट। तो यही चीज़ मैंने की है फिगर। जब मैंने इस दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ से आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 12 ओम। तो मैंने एक रजिस्टेंस बना दिया, इसका वैल्यू ये कितना है आर इक्विवेलेंट 12 ओम है और ये 8 ओम मेरा दिया हुआ। तो अब ये दोनों क्या चीज़ में सीरीज में है, तो सीरीज में हम क्या करते हैं इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो 12 ओम और 8 ओम को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 ओम। तो यहाँ से टोटल आर इक्विवेलेंट अब हमारा क्या आ गया 20 ओम आ गया। 20 ओम जो है हमारा आर इक्विवेलेंट है। तो हमसे अगर पूछा जाता इस सर्किट में प्रवाहित धारा यानी आई की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं सिंपल स्टेप 3 में जो करना था आई इक्वल टू भी अपन आर। भी आपका 12 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं भी 12 दिया हुआ है और आर क्या होगा आपका आर इक्विवेलेंट होगा। आर इक्विवेलेंट आपने कितना निकाला 20, तो यहाँ से 20 कर दिया तो 3/5 0.6 एम्पियर हो गया आपका। ठीक, लेकिन हमसे पूछा गया कि 20 ओम से प्रभावित धारा का मान यानी कि I1 की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या है कि I इक्वल्स टू क्या होता है I1 प्लस I2, क्योंकि ये I ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बटा है I1 प्लस I2 में। तो हमें ये पता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है I1 प्लस I2, क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज क्या होता है समान होता है समानांतर में। पैरेलल में क्या होता है आपका वोल्टेज समान होता है। मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो भी है और यहाँ पर जो भी है कितना होगा, दोनों वोल्टेज क्या होगा समान होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो सीरीज में आने के बाद क्या होता है वोल्टेज अलग हो जाता है। तो यही चीज़ है, तो मैंने यही लिखा है, अभी मैंने आपको बताया भी है। तो वोल्टेज जो 20 ओम में है और वोल्टेज जो 30 ओम में वो क्या है समान है, तो इक्वल मैंने कर दिया। और भी इक्वल्स टू क्या होता है आई आर होता है। तो वही चीज़ मैंने लिखा भी 20 ओम तो I1 इंटू R1, यानी कि यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे हो, क्योंकि ये समानांतर में। तो यहाँ से I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ से I2 फ्लो कर रहा है। ये आपका R1 रजिस्टेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया R2 रजिस्टेंस हो गया। तो यही फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे I1 इंटू R1 इक्वल्स टू I2 इंटू R2। I1 आपको निकालना है, R1 आपको 20 ओम दिया हुआ, R2 आपको 30 ओम दिया हुआ था। यहाँ से हम I2 इक्वल्स टू 2I1/3 निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर दिया, 0 0 मैंने काट दिया, बस उसको सॉल्व करके I2 की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब इस I2 को हम क्या करेंगे, इस I2 को यहाँ पे हम पुट कर देंगे और अब हमारा आंसर आ जाएगा। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होता है। I की वैल्यू में 0.6 आई थी, अभी हमने निकाला था, I का वैल्यू हमने निकाला है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया I1 और I2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 0.36 एम्पियर आपका आ जाएगा। अगर यही चीज़ आपसे पूछा जाता कि 30 ओम से प्रभावित धारा यानी कि I2 का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं, हम I1 निकाल करके I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 यहाँ से 2I1/3, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 0.36, वही मैंने यहाँ पे किया है। आप देख सकते हो सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, 0.24 एम्पियर आ जाएगा आंसर बस। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, इतना आपको करना पड़ेगा। अब ये देखिए ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे क्या करेंगे 20-30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20-30/50 + 8, इसको जोड़ करके आप डायरेक्ट यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। उसके बाद I इक्वल्स टू V/R कर लेंगे। इतना फॉर्मूला आपको लिखने का एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं है, तो ये स्टेप आप हटाएंगे और ये करना ही पड़ेगा तभी जाकर सॉल्व होगा। अब देखिए हम समानांतर में एक और सवाल आपका पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल। आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इस तरह से आपको सर्किट दी हुई है, पूछा गया कि फाइंड करंट फ्लो थ्रू 20 ओम, 20 ओम से प्रभावित धारा का मान निकालिए और 10 ओम से प्रभावित धारा का मान निकालिए, ठीक है। और हमें पता है कि ये समानांतर में, तो यहाँ से भी करंट का मान जो होगा और यहाँ से भी करंट का मान जो होगा क्या होगा अलग होगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज समान होगा, यहाँ पर वोल्टेज समान होगा, यहाँ पे वोल्टेज समान होगा। तो सेम यही कंसेप्ट आप यूज़ करके आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं समानांतर में, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है, ये कर लेंगे। उसके बाद आर इक्विवेलेंट हम निकाल लेने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आई इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं I इक्वल्स टू V/R निकालते हैं। उसके बाद I इक्वल्स टू I1 I2 करेंगे बस, और वोल्टेज को समान करके यहाँ पे निकालेंगे। लेकिन ये यहाँ पे इस सवाल में आपको इतना नहीं करना है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम किए, क्योंकि यहाँ पे आपका एक रजिस्टेंस ऐड था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई रजिस्टेंस ऐड नहीं है। ये भी सवाल आपका पूछा गया, तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। I1 निकालना तो V/R1, V क्या है आपका 20 वोल्ट, R1 कितना 20 ओम, यहाँ पे बैठा दिए तो 1 एम्पियर यहाँ से फ्लो कर रहा है। और I2 कितना है V/R, तो 20 ओम, R कितना है यहाँ पे 10 ओम है, ठीक है। R2 आपका कितना है, तो 10 ओम है, R2 कितना आपका 10 ओम है, तो यहाँ पे बस 10 ओम बैठा दिए, तो आपका आंसर कितना आ गया 2 एम्पियर। बस ये डायरेक्ट आपका सवाल था, इसलिए मैंने ये ले लिया आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये यहाँ पे इसीलिए आपको डायरेक्ट मैंने बता दिया कि आपको डायरेक्ट ये वैल्यू ले लेनी है। लेकिन मैंने आपको यही अभी जो स्टार्टिंग बताया था कि सीरीज में हम क्या कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सीरीज में डायरेक्ट करंट पूछेगा तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना ही पड़ेगा, चाहे 2 ओम पे निकालिए चाहे 3 ओम पे निकालिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समानांतर जब था आपका, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिए। और नहीं तो आप ये प्रोसेस भी निकाल सकते हैं, तो ये बहुत लंबा आपके एग्जामिनेशन के लिए तो नहीं है। हाँ, जब थ्योरेटिकल पेपर दे रहे होते तो वहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हो। तो 20 ओम डायरेक्ट ले लिए हमने, यहाँ पे करंट फ्लो किया I इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू V/R1, यहाँ से निकाल लिए, और यहाँ से I2 निकाल लेंगे V/R2, ठीक है।
तो बस वही चीज़ मैंने यहाँ किया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो होगा बिजली खपत के ऊपर में कुछ 1 2 3 सर्किट और हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिजली खपत खत्म करने के बाद फार्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है पूरा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से अब आपके सवाल नहीं छूटने वाले न्यूमेरिकल के। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करिएगा, मतलब लाइक करिएगा अच्छा लगा वीडियो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। आज क्लास नंबर 2 होगा हमारा न्यूमेरिकल सीरीज में, जिसमें हम लोग जो मेनली फोकस किए हैं रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी, जहाँ पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आपके पूछे जाने हैं। तो पहले क्लास में हमने जो स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी सर्किट से जो क्वेश्चन बनते थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर मैं कमेंट में भी उसका लिंक आपको पिन कर दूँगा। दूसरी बात, उसमें से कुछ 2 3 सर्किट बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके रेलवे एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। एएलपी का जो पेपर हुआ था और ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था, तो डेफिनेटली है कि उस कंसेप्ट को आपको समझना जरूरी है। उस सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपके अभी फिर से जो एग्जाम होने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के, वहाँ पे आएंगे ही आएंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले बिजली खपत के ऊपर, जो बिजली हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, जो हम लोग यूनिट का जो रुपए जो हम लोग बिल पे करते हैं, वो कैसे निकाले जाती है, हर एक प्रोसेस को समझेंगे आज। कोई भी फार्मूला हम लोग नहीं रटेंगे। अगर एक बार देखिए 15 मिनट तक अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, बस 15 मिनट तक आप कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखिए, तो लाइफ टाइम जब तक आपका एग्जामिनेशन है, जब तक आप जो भी एग्जामिनेशन दोगे, इस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं और आपको फिर से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा दिया जाएगा आप इजीली बना लेंगे, क्योंकि हम लोग एक भी चीज़ यहाँ पर रटने की कोशिश नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। एक बार हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उसके बाद काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। आपको दिया हुआ जाएगा कि 100 वाट का कोई एक बल्ब है, ठीक है, जो 100 वाट का कोई एक बल्ब है, और आपको दे दिया जाएगा कि 100 वाट का 5 बल्ब आपको दे दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि ये प्रत्येक दिन 4 घंटे इसके घर में जलाया जाता है या 4 घंटे इसका उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उस एक दिन में आपने कितने यूनिट बिजली खपत किए हैं। या तो एक सवाल ऐसे बनेंगे, या फिर आपको इस तरह से पूछा जाएगा सेम डाटा देकर, 100 वाट का कोई बल्ब 5 बल्ब आपको दे दिया जाएगा, 100 वाट का 5 बल्ब है, प्रत्येक दिन 4 घंटे जलती है। कोई मंथ आपको दे दिया जाएगा, जनवरी मंथ या फिर फरवरी मंथ या मार्च मंथ, ये तो बोल दिया जाएगा, मैं ले लेता हूँ जनवरी मंथ में आपने 100 वाट का बल्ब 100 वाट का बल्ब जो है 4 घंटे प्रत्येक दिन यूज़ करते हैं। तो आप हमें बताइए जनवरी में आपने कितने यूनिट बिजली खपत किए हैं। तो ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप आपसे क्या किया जाएगा, सेम क्वेश्चन दिया जाएगा कि 100 वाट का कोई बल्ब 5 बल्ब दे दिया गया है, वो 5 घंटे या 4 घंटे आप प्रत्येक दिन यूज़ करते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितना जो यूनिट यूज़ किया उसके लिए आपने कितना मूल्य पे किया है। ठीक है, कितना आपने बिजली बिल भुगतान किया है, उसके बदले आपको केवल दे दिया जाएगा कि 1 यूनिट का प्राइस 5 रुपया है या 2 रुपया या 3 रुपया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट ही निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आपका एक यूनिट का जो प्राइस दिया हुआ है उससे बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 3 टाइप के सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये यूनिट होता क्या है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 यूनिट इक्वल्स टू क्या होता है, किलो वाट आवर। देखिए घर में जो कुछ भी हम लोग खपत करते हैं, घर में खपत की गई ऊर्जा, यानी घर में जो भी एनर्जी को हम लोग खपत करते हैं, उसको क्या चीज़ में व्यक्त करते हैं, उसको रिप्रेजेंट हम लोग किलो वाट आवर में रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी आपके घर में मीटर लगा हुआ होगा तो आप वहाँ पे देखोगे सिंबल किलो वाट आवर का, यही किलो वाट आवर 1 यूनिट कहलाता है। 1 यूनिट, इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट कुछ नहीं, किलो वाट आवर को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर क्या हो गया कि घर में जो हम लोग एनर्जी का खपत करते हैं या जो यूज़ करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे फ़ैन हो, चाहे बल्ब हो, चाहे टीवी हो, चाहे आयरन हो, जो कुछ भी हम लोग यूज़ करते हैं, उसके थ्रू जो ऊर्जा, जो एनर्जी का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग किस चीज़ में व्यक्त करते हैं, किलो वाट आवर में व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक आपको सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो वाट इक्वल्स टू कितना वाट होता है, तो 1000 वाट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ 1 किलो वाट इक्वल्स टू 1000 वाट होता है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 1 किलो वाट इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 वाट। मतलब अगर हम इसे और कुछ बोलना चाहें, जैसे कि इसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि 1 यूनिट इक्वल्स टू क्या है, किलो वाट आवर, यानी कि 1 किलो वाट आपने क्या क्या खर्च किया, कितने घंटे, 1 घंटे। ठीक है, किलो वाट इस तरह से है ये आवर, यानी कि आपने 1 किलो वाट खर्च किया कितने घंटे,
1 घंटे खर्च किया तब आपका कितना बिजली उठा है, तो 1 यूनिट बिजली उठा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। लेकिन यही चीज़ हम अगर वाट में अगर बात कर लें, यहाँ पे है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आपने 1 घंटे यूज़ किया तो आपको कितना यूनिट उठ गया, तो 1 यूनिट उठ गया। तो लेकिन हमें पता है 1 किलोवाट इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट। और यहाँ पे हम आवर ही रखते हैं अभी, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 1 घंटे में कितने वाट खर्च करते हैं, 1000 वाट खर्चे तो आपने कितना यूनिट बिजली खपत कर लिया, 1 यूनिट खपत कर लिया, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। 1 किलोवाट को मैंने क्या किया, वाट में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या किया मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 वाट, ठीक है, क्लियर। तो सिंपली हम समझ गए हैं कि घर में जो कुछ भी हम लोग एनर्जी का खपत करते हैं उसको किस चीज़ में व्यक्त करते हैं, किलोवाट आवर में। यानी कि 1 किलोवाट हम लोग जो एनर्जी खपत किए कितने घंटे में, 1 घंटे में। 1 किलोवाट अगर हम लोग 1 घंटे में खर्च कर देते हैं, यानी कि 1 किलोवाट यानी कितना, 1000 वाट। अगर हम लोग 1000 वाट अगर हम लोग 1 घंटे में खर्च कर देते हैं तो हमने कितना यूनिट खर्च कर दिया, 1 यूनिट खर्च कर दिया, ठीक। तो इसे एक बार फिर से और अच्छे से हम समझ लेंगे। मैंने कहा ना 15 मिनट अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया तो आप हर एक क्वेश्चन को टिप में विथिन 30 सेकेंड में एक न्यूमेरिकल आप बना दोगे। 3 कॉम्बिनेशन आपको दिए जाएंगे तब भी। देखते हैं अभी यहाँ पे बोला गया है किलोवाट आवर को समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है किलोवाट आवर को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि 1 किलोवाट, ठीक है, यहाँ पे है 1 किलोवाट। मैंने 1 नहीं, देखिए 1 नहीं है, इसका मतलब कि वो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ सकते हैं 1 ही है। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का उपकरण कोई भी उपकरण हो सकता है, चाहे फ़ैन हो सकता है, चाहे बल्ब हो सकता है, चाहे लैंप हो सकता है, चाहे आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। 1 किलोवाट का उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट यदि 1 घंटा जो मैंने अभी कहा, यदि 1 घंटा तक यूज़ करते हैं, 1 किलोवाट का कोई भी उपकरण यदि 1 घंटा तक यूज़ करते हैं तो आपने कितने यूनिट बिल का खपत कर दिया, या फिर आपके कितने यूनिट बिल उठ गए हैं, तो 1 यूनिट बिल उठ गए हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 किलोवाट की जगह हम क्या कर सकते हैं, 1000 वाट। 1000 वाट का कोई उपकरण है, यदि आपने उसका कितने घंटे तक यूज़ किया, अगर 1 घंटे तक यूज़ कर लिया तो भी आपके कितने बिजली बिल उठ जाएंगे, 1 यूनिट बिजली बिल उठ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो आप एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जनरली एग्जामिनेशन में आपको वाट दिया हुआ रहेगा। तो हमें क्या पता है कि यूनिट क्या होता है, 1 यूनिट किलोवाट आवर होता है। तो हमें सबसे पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो एक बार दिमाग में इसको बैठा लीजिए अच्छे से। कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि 100 वाट का कोई एक बल्ब है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 100 वाट का कोई एक बल्ब, 100 वाट का कोई एक बल्ब दिया हुआ है जो घर में लगा हुआ है, ठीक। और ये आपका कोई घर है, आपके घर में 100 वाट की कोई एक बल्ब लगी हुई है। जब यह बल्ब 10 घंटे तक जलेगा तब जाकर 1 यूनिट बिजली बिल उठेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा इसे। 100 वाट का कोई एक बल्ब है, 100 वाट का, इसे हम बिल्कुल समझेंगे अभी। 100 वाट का ये एक बल्ब है। अब हमें बस ये बतानी है कि हमें जो है 1 यूनिट बिजली खपत करनी है। लेकिन 1 यूनिट बिजली खपत करने के लिए हमें कितना एनर्जी खपत करना पड़ेगा, 1000 वाट। लेकिन हम खपत कितना कर रहे हैं, 100 वाट खपत कर रहे हैं। कितना वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, लेकिन इसमें अभी कितना और 900 वाट अभी हम खपत करेंगे, तब जाकर के कितना बिजली बिल उठेगा, 1 यूनिट उठेगा। तो वही चीज़ देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है कि 100 वाट का बल्ब घर में लगा हुआ है। जब यह बल्ब 10 घंटे तक जलेगा, यानी कि 100 वाट का बल्ब जब 10 घंटे जल गया, ठीक है, 10 घंटे जला है, लेकिन 100 वाट का बल्ब अगर 1 घंटे ही जलेगा तो क्या ये 1 यूनिट उठेगा बिजली बिल? नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा, इसको भी समझिए। देखिए 100 वाट का कोई बल्ब है, अगर मैंने 1 घंटा यूज़ किया तो ये कितना आया, 100, यानी कि 100 आया, यानी कि ये कितना आ गया, 100 वाट आया, यानी कि कितना, ये 1 यूनिट हुआ नहीं, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना होता है, 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1000 वाट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ क्या कर दिया कि आपने कितने घंटे यूज़ किया है, 10 घंटे तक यूज़ किया है। तो 100 वाट का बल्ब आपने 10 घंटे यूज़ किया तो कितना हो गया आपका, 1000 वाट हो गया, यानी कि ये आपका कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया अब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 100 वाट का बल्ब अगर 1 घंटे यूज़ किया तो आपके 1 यूनिट उठेंगे, नहीं। जब तक कि आपके 1000 वाट आपने खपत नहीं की तब तक आपके 1 यूनिट आपकी बिजली खपत नहीं होगी, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि 10 घंटे तक 100 वाट का बल्ब मैंने यूज़ किया तो कितने वाट हो गए, 1000 वाट। और 1 किलो वाट इक्वस टू क्या होता है, 1000 वाट होता है। तो यानी कि 1000 वाट इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वाट।
ठीक है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक घंटे में अगर 1000 वाट यूज़ करते हैं तो उसमें कितना बिजली बिल उठेगा, 1 यूनिट बिजली बिल उठेगा। तो बस हम सबसे पहले यहीं पे इतना देर इसमें लगाया, कोशिश किया हूँ कि ये चीज़ समझ में आए कि 1 यूनिट होता क्या है। ये तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब तक हम 1 किलोवाट खपत नहीं कर ले 1 घंटे में, यानी कि हम 1000 वाट जब तक खपत ना कर ले तब तक हमारा 1 यूनिट बिल नहीं उठता है। ठीक है। तो अब एक बहुत अच्छा सवाल आपके, मतलब कि हमें लगता है कि एएलपी में ग्रुप डी में कम से कम 8 से 9 बार ये सवाल आपके पूछे गए हैं। एसएससी में भी ये सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं। ये सवाल ऐसा है ही, देखिए 3 तरह से ये सवाल पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि 1 किलोवाट या फिर 1 किलोवाट आवर को हम क्या कर सकते हैं, 1 यूनिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था इसमें कितने जूल यानी कि कितने एनर्जी, जूल एनर्जी का ऐसा मात्रक क्या हो गया, जूल होता है, का कंजम्पशन होगा, कितने, यानी कि जो आपने 1 यूनिट बिजली खपत किया है उसमें आपने कितने जूल, कितने एनर्जी का उसमें कंजम्पशन आपने किया है, कितना एनर्जी का आपने उसका उपयोग किया है। या फिर ऐसे पूछेगा 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना जूल, बहुत सारे लोग रट करके रखे हुए इसे। या फिर आपसे पूछा जाएगा 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होते हैं, मतलब कि आपने 1 यूनिट जो बिजली यूज़ किया है उसमें आपने कितना एनर्जी उपयोग में लिया है, कितना एनर्जी कंजप्शन किया है। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा। तो एनर्जी किस एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट किस में करते हैं, जूल में करते हैं। तो वही पूछा गया कि कितना जूल होता है 1 किलोवाट आवर, यानी कि हमने 1 यूनिट खर्च किया तो हमने कितना एनर्जी यूज़ किया है, यानी कितना जूल यूज़ किया है। तो इससे भी अभी हम लोग समझेंगे, इस क्वेश्चन को अभी डिटेल में समझेंगे। लेकिन अब इससे पहले हमें समझना होगा पावर के कंसेप्ट को। पावर की अगर हम लोग बात करें, डेफिनेशन क्या होता है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ पता है। तो हमने यही लिखा है कार्य करने, यानी कि P इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम। ठीक है, क्या हो गया, P इक्वल्स टू कार्य करने यानी कि वर्क करने की क्षमता को, वर्क अपन टाइम, ये हमारा क्या हो गया, पावर हो गया। एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि विभव यानी कि भी जो आपका वोल्टेज है इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपन क्यू, यानी कि क्यू क्या है, चार्ज है, डब्लू क्या है आपका, वर्क है, क्यू क्या है आपका, चार्ज है, डब्लू क्या है, वर्क है, टी क्या है आपका, टाइम है, पी क्या है आपका, पावर है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि भी इक्वल्स टू डब्लू बाई क्यू होता है। तो क्या हम डब्लू इक्वल्स टू भी क्यू लिख सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने वही किया है। तो डब्लू की जगह मैंने क्या कर दिया, भी क्यू लिख दिया। ठीक है, भी क्यू लिख दिया है और बाय टी जो आपका टाइम है यहाँ पे मैंने पुट कर दिया सिंपली। अब ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ से 5 न्यूमेरिकल बनते हैं इस फार्मूला से, 4 न्यूमेरिकल तो आराम से मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए P इक्वल्स टू ये आपका एक आया भी, तो हमें क्या पता है भी क्यू बाई टी, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी होता है, ये हमें पता है। ये हमें क्या पता है, क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है। तो क्यू इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई और टी यहाँ पे पुट कर देते हैं। या फिर सिंपली हम ऐसा कर सकते हैं कि Q इक्वल्स टू आई टी होता है, तो Q बाई टी यानी कि Q है, यहाँ पे हम T ले आएंगे तो इधर क्या बचेगा आपका, I बचेगा। ये फार्मूला से देखिए, ये ला फार्मूला यूज़ किया मैंने। तो यहाँ पे मैंने Q बाई टी को मैंने क्या लिख दिया, I लिख दिया। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। P इक्वल्स टू क्या हो गया, भी आई। पहला तो न्यूमेरिकल यहाँ से आपका पूछा गया है, बहुत ही पेड क्वेश्चन है इस फार्मूला पे। P इक्वल टू आपको वोल्टेज दे दिया हुआ रहेगा, करंट दे दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछा जाएगा पावर कितना होगा। या फिर आपको वोल्टेज दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा पावर कितना होगा करंट दे करके। तो ये तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में पूरे फार्मूला को, जितने फार्मूला इलेक्ट्रिसिटी के जितने न्यूमेरिकल बनेंगे वो मैं एक जगह कलेक्ट करके दूंगा। नेक्स्ट आपका एक फार्मूला बनेगा, देखिए ओम्स लो आपने सब पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, V इक्वल्स टू आई आर पुट कर दिया। तो आई पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर, इसी में मैंने पुट कर दिया। उसके बाद इसी में मैंने अब क्या कर दिया, V इक्वल्स टू आई आर होता है, आई को हम आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर लिख सकते हैं। तो मैंने V बाई आर लिख दिया, तो आई की जगह V बाई आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। तो यहीं पे मैंने वही लिख दिया, V स्क्वायर बाई आर। तो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये आपको रटे होने चाहिए। एक फार्मूला और होता है, देखिए P इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपन टाइम। तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ मैंने वही लिखा है कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अपन क्या है टाइम। तो एक फार्मूला हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड, यानी कि वेलोसिटी होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इक्वल्स टू क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है। ठीक है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स है, ठीक है, फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट है और अपन टाइम है। तो ये हम इसका क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया है कि फोर्स यहाँ पे लिख दिया और मैंने यहाँ पे वेलोसिटी इन दोनों के जगह पे लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम को। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बन गया था,
बहुत सारे लड़के फंस गए थे। क्या किया गया था, आपको दे दिया गया था फोर्स की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे दी गई थी, और आपसे पूछ लिया गया था पावर, और बहुत सारे लड़के को ये फार्मूला ही नहीं पता था कि वेलोसिटी दे करके हम कैसे पावर को निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब यूनिट के ऊपर बहुत अब इम्पॉर्टेंट है ये से आपका जो है सेक्शन यूनिट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एसआई यूनिट है यहाँ पे, पी इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपन टाइम होता है, ठीक है, हमें पता है। पी यानी कि पावर का यूनिट क्या है पता है हमें, वाट होता है। वर्क क्या है, एनर्जी है, यानी कि जूल हो गया। टाइम क्या हो जाएगा, सेकेंड हो गया। यानी कि अगर हम बात कर ले पावर की एसआई यूनिट क्या हो गई, तो जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड आपका क्या हो गया, पावर की यूनिट हो गई। पावर की एसआई यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकेंड, एकदम याद रखना है। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या आया, ये वाट था और इक्वल्स टू क्या है, जूल पर सेकेंड। हम इसे क्या लिख सकते हैं, जूल इक्वल्स टू ये वाट इंटू सेकेंड, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वाट इंटू सेकेंड। तो यही चीज़ मैंने यहाँ क्या किया है कि जूल इक्वल्स टू क्या कर दिया, वाट इंटू सेकेंड। और जूल किसका यूनिट होता है, हमें पता है किसका होता है, एनर्जी का होता है। यानी कि जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी। यानी कि जूल इक्वल्स टू क्या है, वाट सेकेंड। वाट सेकेंड याद रखिएगा, वाट सेकेंड यूनिट आप एनर्जी का यूनिट ये भी होता है। देखिए जूल अगर नहीं रहा, वाट सेकेंड आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। देखिए पूछा जाएगा कि एसआई यूनिट ऑफ ऊर्जा, मतलब कि ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो जूल नाम मिलकर आपको वाट सेकेंड दे दिया जाएगा। तो ये भी होता है, आप समझ गए कैसे होगा कि जूल को मैंने यहाँ रखा है, ये आपका एनर्जी हो गया, और वाट इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाट सेकेंड भी क्या हो गया, आपका यूनिट हो गया एनर्जी का। अब हम वाट को क्या कर सकते हैं, किलो वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेकेंड को क्या कर सकते हैं, आवर में भी कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है 1 किलो वाट इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 वाट होता है। तो हमने अगर बड़े यूनिट में अगर हम जाते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किलो वाट कर दिए, और सेकंड को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, आवर। यानी कि यूनिट का एक और एनर्जी का एक और यूनिट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ यहाँ। एनर्जी का एक यूनिट और हो गया किलो वाट आवर। ये आया कहाँ से, यहीं से आया है, वाट सेकंड से ही। क्या किया मैंने, वाट को किलो वाट में कन्वर्ट कर दिया। अब किलो वाट में तो सेकंड को भी हम क्या चीज़ में लेंगे, आवर में ही लेंगे। तो एनर्जी के देखिए, अब याद रखिएगा आपको यूनिट यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि पावर का यूनिट सबसे पहले, चलिए एनर्जी का यूनिट पहले आप देख लीजिए क्या क्या है। 3 आपको यूनिट याद रखने एनर्जी के, 3 यूनिट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 3 यूनिट आपको एनर्जी के यूनिट 3 है। एक क्या है आपके, जूल है, एक आपके क्या हो गया, वाट सेकेंड, ये वाला आपका वाट सेकेंड, और एक क्या हो गया आपका, किलो वाट आवर। ये तीनों किसके यूनिट हैं, एनर्जी के। यानी ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, मतलब जूल भी एनर्जी है, वाट सेकेंड भी एनर्जी है, और आपका किलो वाट आवर ही एनर्जी है। कैसे, आप कोई भी इक्वेशन से देख रहा है, जूल इक्वल्स टू क्या है, वाट सेकेंड, यानी एनर्जी इस किसके बराबर है, वाट सेकेंड के बराबर। यानी कि ये एनर्जी है तो ये भी क्या होगा, एनर्जी। भैया अगर ए इक्वल्स टू बी है, यानी कि बी इक्वल्स टू ए भी तो होगा ही नहीं, यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपका 3 यूनिट आपको याद रखना एनर्जी का, एक तो जूल, एक हो गया वाट सेकेंड, और एक हो गया किलो वाट आवर। अब यहाँ पे मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था, अब ये बहुत अच्छा चीज़ समझिएगा यहाँ पे कि 1 किलो वाट आवर 1 किलो वाट आवर यानी कि 1 यूनिट में कितने एनर्जी, कितने जूल का हम लोग कंजम्पशन किए हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट सभी को याद होता है, ये वैल्यू याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि ऑप्शन वहाँ पे बहुत अच्छे घुमा देते हैं। इस तरह से 10⁵ डाल देते हैं, तो 0.36 करके 10⁸ कर देते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इसे हम समझ लेते हैं एक बार। देखिए 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू कितने जूल होंगे, ठीक है। यानी कि जूल इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, वाट सेकेंड होता है, और जूल इक्वल्स टू क्या होता है, किलो वाट आवर भी होता है। तो हम बस सिंपल से करते हैं क्या कि किलो वाट आवर हो गया, 1 किलो वाट आवर हो गया, तो 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू हमने क्या हो गया, जूल हो गया। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी का ये भी यूनिट होता है, अभी हमने देखा है। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 यूनिट होता है, हमें पता है। तो 1 किलो वाट इक्वल्स टू कितना हो गया, 1000 वाट, और आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 3600 से मल्टीप्लाई, यानी कि 60 × 60। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, 36 × 10⁵ जूल। और हम इसे अगर जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक पॉइंट जो होता है बाएं से हम लोग लेते हैं, तो 3.6 × 10⁻6 जूल इसका आंसर होगा। यानी कि 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर आपने, यानी कि 1 यूनिट, ठीक है, आपने ऊर्जा यानी कि बिजली की खपत की, तो आपने कितने एनर्जी का कंजप्शन किया है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल। अब ये क्यों मैंने बताया आपको, अभी न्यूमेरिकल जब मैं बताऊंगा तो दिखाऊंगा कि किस तरह से ग्रुप डी में सवाल पूछे गए थे। यहाँ जिनको ये चीज़ पता ही नहीं है, वो न्यूमेरिकल बनाने के बाद भी उनके आंसर नहीं मिल पाए थे। अब हम बात करेंगे पावर की यूनिट क्या है, आप सभी को पता है, वाट होता है,
किलोवाट भी होता है और जूल सेकेंड भी होता है, ठीक है। अभी हमने देखा था जूल सेकेंड भी होता है आपका पावर का, ये देखिए जूल सेकेंड भी होता है, जूल पर सेकेंड होगा, जूल पर सेकेंड होगा, जूल सेकेंड नहीं होगा, जूल पर सेकेंड, यहाँ बाय मिस्टेक, हाँ जूल पर सेकेंड होगा, ठीक है, जूल पर सेकेंड होगा। और एचपी भी होता है। अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि पावर का औद्योगिक व्यवहारिक मात्रा कौन सी होती है, तो हॉर्स पावर होती है। 1 HP इक्वल्स टू कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है। 1 HP इक्वल्स टू 746। तो पूछा जाएगा कि पावर का औद्योगिक यानी कि व्यवहारिक मात्रा कौन है, तो हॉर्स पावर होता है, ठीक। ये पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल के जो आपकी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं सारे, मैंने हर एक टाइप को मैंने कवर कर दिया है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके एनटीपीसी में 2015 में जो हुआ था, उसमें भी आया हुआ था, एएलपी में भी आया हुआ और ग्रुप डी में भी आया, तो एकदम डेफिनेटली है कि इससे आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। तो 20 मिनट लग गए हैं पूरे कंसेप्ट समझने में। आप 2-3 एक मिनट में आप न्यूमेरिकल बनाते निकल जाओगे एग्जामिनेशन में, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे। बस यहाँ पे हम लोग समझते हुए चीज़ें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्वेश्चन बोला गया है कि 40 वाट का कोई एक बल्ब दिया हुआ है, ठीक है, 40 वाट का बल्ब दिया गया है, जो आप क्या करते हैं 5 घंटा इसको क्या करते हैं उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पूछा गया कि आप कितने यूनिट बिजली खपत कर रहे हैं, एक दिन में आप कितने यूनिट बिजली खपत कर रहे हैं। तो हमें पता है कि कितने यूनिट, एक यूनिट इक्वल्स टू क्या होता है, हमें पता है 1 किलोवाट आवर होता है, ये चीज़ हमें पता है। तो हमने यानी कि 1000 वाट अगर हमने खर्च कर दिए हैं, तो हमने कितने खर्च कर दिए, 1 यूनिट खर्च कर दिए 1 घंटे में। तो हमने लेकिन खर्च कितने किए हैं, 40 वाट का बल्ब है और हम यूज़ कितने घंटे कर रहे हैं, 5 घंटे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 40 वाट हम लोग 5 घंटे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 5 चौके 80, यानी कि 800 वाट हम लोग खपत कर रहे हैं। अभी भी हम लोग 1000 वाट नहीं खपत कर पाए, मतलब कि इतना तो हमें पता है कि 1 यूनिट से कम ही बिजली का हमने अभी तक यूज़ किया है, ये तो आपको पता चल गया है। तो बस यही चीज़ है, आप ऑप्शन देख करके भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, पहले क्या करना है हमने क्या दिया गया है, 40 वाट का कोई एक बल्ब दिया है, तो 40 वाट का एक बल्ब है और हमें टाइम कितना दिया है, 5 घंटे तक ये बल्ब जलती है। और हमें पता है कि 1 यूनिट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। तो 40 वाट 5 घंटे तक जले हैं, लेकिन 1 यूनिट कितना यूनिट हमसे पूछा गया, और यूनिट को हमेशा किस में होता है, किलोवाट में होता है। यूनिट हमेशा कितने में होता है, किस में होता है, तो किलोवाट में होता है। तो ये वाट है, ये आपका वाट है, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोवाट इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है, 1000 वाट होता है। तो हमें जब भी वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यही मैंने किया है कि 40 वाट दिया है, 5 घंटे जल रहे हैं, लेकिन 40 वाट को हमें क्या करना पड़ेगा, किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया, आप देख सकते हैं कि 40 वाट को मैंने 1000 से डिवाइड किया, ताकि ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, किलोवाट में। और 5 घंटा क्या है आपका, आवर में है ही, तो किलोवाट ये आपका क्या आ गया, ये अब आपका हो गया यूनिट में, ठीक है। अब आपका ये क्या आ गया, यूनिट में आ गया। अगर यही चीज़ अगर हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे होते 40 गुना 5, यानी कि ये क्या होता है, वाट, ये आवर है, तो ये यूनिट का तो साइन नहीं होता है। देखिए यूनिट क्या होता है, हमें अभी देखा था, इसलिए मैंने इतना डिटेल यहाँ चीज़ें समझाई कि 1 यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर होता है हमेशा। इसलिए हमेशा हम क्या करेंगे, कोशिश को किलोवाट में लाना है पहले और आवर में लाना, तब जाके हम लोग यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस अब हम इसने क्या किए हैं, 40 गुना 5 इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/5, यानी कि हमने कितना खपत किए, 0.2 यूनिट खर्च किए। लेकिन ऑप्शन में 0.2 यूनिट नहीं था, आपको दिया होता इस तरह से ऑप्शन जूल में। तो हमें पता है अब तो सिंपल कि 1 यूनिट में या फिर 1 किलोवाट आवर में हमें कितना जूल खपत करते हैं, 3.6 10⁻6 जूल हम लोग खपत करते हैं। तो बस अब 0.2 यूनिट में कितना होगा, तो 0.2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हम लोग खपत करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 यूनिट में हम लोग कितना जूल खपत करते हैं, 3.6 10⁻6, लेकिन हम लोग खपत कितना कर रहे हैं, 0.2, तो 0.2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज़ में, जूल में। ऑप्शन जो दिया हुआ था आपका जूल में दिया हुआ था, इसलिए मैं कहा कि यहाँ तक तो स्टूडेंट निकाल ले रहे हैं, लेकिन ऑप्शन आपको दिया हुआ जूल में। तो जब तक वो चीज़ हमें नहीं पता होगा कि 1 यूनिट में या फिर 1 किलोवाट आवर में हम लोग कितने जूल एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला गया है कि 100 वाट का कोई एक बल्ब है, 5 बल्ब आपको दिया गया है, 100 वाट का 5 बल्ब दिया जाता है, और आप इसे क्या करते हैं, 10 घंटे प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन उपयोग करते हैं। और कौन से माह में पूछा गया, मार्च के महीने में।
तो बोला गया है कि एक यूनिट का प्राइस भी दे दिया 4 रुपया, ठीक है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, 4 रुपया आपको दे दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि जो बिजली खर्च आपको बताना है कि यानी कि मार्च महीने में आपने कितने बिजली भुगतान किए हैं बिजली बिल या फिर बिजली ऑफिस में जा करके। क्या किया कि आपको 100 वाट का बल्ब दे दिया, 100 वाट का बल्ब दे दिया भाई, चलो ठीक है। तो हमें तो पता क्या है, तो हमें तो पता है कि एक यूनिट का प्राइस कितना है, 4 रुपया है, ठीक है, 4 रुपया है। तो अगर हम यूनिट निकाल लेते हैं कि हम कितने यूनिट खर्च कर रहे हैं, तो उतने यूनिट को हम क्या करेंगे, 4 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम पहले यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो 100 वाट का कोई एक बल्ब है, कितना बल्ब है, 5 बल्ब पे कितना खर्च कर रहे हैं, 10 घंटे खर्च कर रहे हैं। और कौन से महीने का पूछा गया, मार्च महीने में। तो मार्च महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, यानी कि हम लोग 31 दिन 100 वाट का 5 बल्ब 10 घंटे यूज़ करते हैं, 31 दिन तक लगातार। लेकिन यूनिट निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे, वाट है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, किलो वाट में कन्वर्ट, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया। आप देख सकते हैं कि 100 वाट का बल्ब 5 घंटे तक, 100 वाट का 5 बल्ब 10 घंटे प्रत्येक दिन कितने दिन चलेंगे, 31 दिन तक चल रहे हैं, जल रहे हैं। और जो वाट को हमने क्या किया है, 1000 से डिवाइड करके, ताकि हमें यूनिट निकालने तो इसके हमें क्या लेना पड़ेगा, किलो वाट में। तो कितना यूनिट आ गया आपने खर्च किया है, 155 यूनिट आपने खर्च किया है मार्च के महीने में। अब आपका दाम पूछा गया कि आपने कितना बिल भुगतान किया या फिर कितना बिल पे किया है। हमें पता है एक यूनिट का दाम कितना है, 5 रुपये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में 4 रुपये दिया हुआ, आप इसे 5 रुपये कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 5 रुपये कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉल्व मैंने 5 रुपये लेके किया है, तो 5 रुपये लिख लेते हैं। तो एक यूनिट का प्राइस 5 रुपये दिया हुआ, तो 155 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 775 रुपया आंसर। क्लियर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे भी देख लीजिए। और एक अब जो है लास्ट जो है आपका चौथा नंबर का ये जो क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में। यहाँ भी कुछ नहीं है, 400 वाट का कोई 5 बल्ब दिया गया है या कोई लैंप दिया गया है, और बोल दिया गया कि 50 पैसे, यानी कि एक यूनिट का दाम कितना है, 50 पैसे दाम, यानी कि 1/2 रुपीज़ है। तो बोला गया है कि 8 घंटे में खपत की गई ऊर्जा, यानी कि 8 घंटे तक अगर हम 400 वाट का 5 बल्ब जलाते हैं तो कितना रुपये हमें मतलब बिल पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 400 वाट का कोई बल्ब है, कितना बल्ब है, 5 है, और कितने घंटे, 8 घंटे जला रहे हैं। तो हम यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट निकालने के लिए वाट में है, तो इसे क्या करेंगे, किलो वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, 400 को 1000 काट कूट के जो आपके कितने यूनिट आ गए, 16 यूनिट। और हमें पता है कि एक यूनिट का दाम कितना है, 0.5 पैसे, यानी कि 1/2 रुपये है, यानी कि 50 पैसे हो गए। तो 16 यूनिट के कितने हो जाएंगे, 8 रुपये, ठीक है। तो बस बहुत ईजी है। अब ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें 3 उपकरण यानी कि 3 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। क्या क्या, देखिए यहाँ कोई एक ऑफिस है, कार्यालय है, जहाँ पे 100 वाट के 5 लैंप दिए हैं जो प्रत्येक दिन 4 घंटे जलते हैं, तथा 80 वाट का कोई मरकरी है जो 10 मरकरी है जो प्रत्येक दिन 5 घंटे जलते हैं, और 1000 वाट का, ठीक है, 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिक आयरन है जो 1 घंटे के लिए प्रत्येक दिन उपयोग में लाए जाते हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक दिन 100 वाट का 5 लैंप है जो 4 घंटे जलते हैं, 80 वाट का कोई मरकरी है, 10 मरकरी जो 5 घंटे जलते हैं, और 1000 वाट का कोई आयरन है जो 1 घंटे तक के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो बोला गया अगस्त, यानी कि पूरे 1 महीने तक यही काम होता है। 100 वाट का 5 लैंप जल रहा है 4 घंटे, 80 वाट के 10 मरकरी 5 घंटे तक जल रहे हैं, और 1000 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन 1 घंटे तक जल रहे हैं। तो अगस्त माह में आपसे पूछा जा रहा है कितना बिल आपको पे करना होगा। अगर 5 रुपया प्रति यूनिट है, यानी कि एक यूनिट का प्राइस कितना है, 5 रुपया, तो आप कितना बिल भुगतान कर रहे हैं। तो बस सबको ऐड कर लेंगे। इस लैंप का एक बार अलग निकाल लेना हमको, मरकरी का अलग निकाल लेंगे और आयरन का अलग निकाल लेंगे, तीनों का ऐड करके बस सिंपल है। तो ये बहुत बार पूछा गया, तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए 100 वाट का कोई लैंप था, 5 बल्ब था, और ये 4 घंटे जल रहा था, और कितने, अगस्त माह में पूछा गया। तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। और हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वाट था तो इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना था। उसी प्रकार यहाँ कोई फ़ैन है, 80 वाट का कोई फ़ैन है, सॉरी मरकरी था, 10 मरकरी था, 5 घंटे जल रहा था, और अगस्त महीने में कितने, 21 दिन, और 1000 से डिवाइड क्यों, क्योंकि किलो वाट में कन्वर्ट करने थे। और एक आयरन था 1000 वाट का, 1000 वाट का एक आयरन था, कितने घंटे जलते थे, 1 घंटे जलते थे। कितने दिन चलते थे, तो 31 दिन चलते थे। और 1000 से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें यूनिट निकालने हैं। तो यूनिट क्या चीज़ में आता है, किलो वाट में आता है, और हमें दिया क्या चीज़ में था, 1000 वाट में दिया था, देख सकते हो। उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके कितने आ जाएंगे
तो हमने अब क्या किया, अब 1000 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लेना, अब कुछ नहीं, 1000 मैंने यहाँ से फिर कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ से सॉल्व करके अब ये देखिए, अब तो ये आपका सॉल्व करना ये आपके हाथ में है, मैथ्स है, बस कुछ नहीं, बस आप ये चीज़ लिखना समझ गए तो बस, बाकी इधर तो मैथ का कैलकुलेशन है, जिसको सब सॉल्व करेंगे तो आपके आएंगे कितने, 218 यूनिट, ठीक है, 218 यूनिट आएंगे। और हमें पता है कि एक यूनिट का दाम कितना है, 5 रुपया है, तो 218 यूनिट कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1090 रुपये आपका बिजली बिल आया है अगस्त माह में, जब आपने इतने 3 उपकरण यूज़ किए थे। कौन कौन से, एक तो आपका लैंप हो गया, एक आपका मरकरी हो गया, और एक आपके क्या हो गए थे, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, तो आपके इतने बिल आ गए हैं। तो आई होप अच्छा लगा होगा। बिजली खपत के जितने कंसेप्ट थे मैंने कोशिश की बहुत अच्छे से समझाने के, ताकि जो आर्ट्स बैकग्राउंड है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड है, वो लोग, ताकि उनको फ़ायदा हो सके। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फार्मूला बेस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी टॉपिक होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।